हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई 7वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस 7वें प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर देख लें। और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 7वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। मेरे भाई ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने टाइम एंड वर्क टॉपिक से लिया गया है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर टाइम एंड वर्क टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक है। और यदि ये शानदार और शॉर्ट ट्रिक आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। ट्रिक क्या है? तो जब भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि दोनों व्यक्ति मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तब आपको ये वाली शानदार शॉर्ट ट्रिक लगानी है। ट्रिक है x गुणा में y बटा में x प्लस वाई। अब मेरे भाई यहां पर आप x और y की वैल्यू क्या रखेंगे, तो ध्यान से देखिए x के बराबर में आप रखेंगे पहले व्यक्ति के कार्य को। तो यहां पर देखिए पहला व्यक्ति है ए किसी कार्य को करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो यहां पर x के बराबर में हम रखेंगे 20, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे भाई y के बराबर में क्या रखेंगे, तो y के बराबर में हम रखेंगे दूसरे व्यक्ति के कार्य को। दूसरा व्यक्ति है बी किसी कार्य को करता है कितने दिनों में, 30 दिनों में। तो y के बराबर में हम क्या रखेंगे मेरे भाई, 30 रखेंगे। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू भी हमारे सामने है और y की वैल्यू भी हमारे सामने है। तो मेरे भाई x और y की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस ट्रिक के अंदर रखेंगे या इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। और मेरे भाई ए और बी दोनों व्यक्ति एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमें ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई देखिए यहां पर फॉर्मूला है x गुणा में y बटा में x प्लस वाई। x के स्थान पर हम रखेंगे 20, ठीक है। फिर क्या है गुणा में y के स्थान पर हम रखेंगे 30, बटा में क्या है x प्लस वाई। x के स्थान पर रखेंगे 20, प्लस में क्या है y के स्थान पर हम रखेंगे 30। अब मेरे भाई इसको सोल्व करिए। यहां पर देखिए सबसे पहले हम 20 और 30 को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए 20 और 30 को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 600। इसी प्रकार से 20 और 30 को आपस में ऐड करेंगे तो 20 और 30 मिलकर बन जाएगा 50। अब इसको यहां पर सोल्व करिए, ध्यान से देखिए मेरे भाई। यहां पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब ऊपर क्या बच गया 60, नीचे बच गया 5। 60 के अंदर 5 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 12 पंजे 60। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को करेंगे 12 दिनों में। अब हमें देखना है कि 12 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 12 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर टाइम एंड वर्क टॉपिक से प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर करीब 11,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 73748268
93। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आपको 11,000 प्लस क्वेश्चनों के साथ में पूरे 1 साल के यानी कि पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है। तो जिन भी अभ्यर्थियों के पास 1 से 2 दिन का समय बचा हुआ है तो आप मेरे भाई सभी अभ्यर्थी 101 से 2 दिन के बीच में एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को जरूर देख लेना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और मेरे भाई 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, तो इस 1 साल के कंप्लीट करंट अफेयर्स को भी आप जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और 90% स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर हमसे हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो जिन भी अभ्यर्थियों से उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है वो सभी अभ्यर्थी भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। यानी कि आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेंड करना है। करीब 10 से 15 मिनट के बीच में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपके पास सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 16 का संबंध 55 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 16 से यहाँ पर 55 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 18 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 16 से यहाँ पर 55 कैसे बना है। तो मेरे भाई 16 से यहाँ पर 55 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस 16 का किया गया है 3 गुना। तो यहाँ पर देखिए 16 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 16 तिये 48। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 48 से 55 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 48 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 48 और 7 मिलकर बन जाएगा 55। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 55 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 18 के अंदर और इस 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 18 का हम क्या करेंगे 3 गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 18 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 18 तिये 54, ठीक है। और जिस प्रकार से यहाँ पर 48 के अंदर +7 किया गया है उसी प्रकार से हम 54 के अंदर भी क्या कर देंगे +7 कर देंगे। तो 54 और 7 मिलकर बन जाएगा 61। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 61। और जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर आया था 61, समझना उनकी तैयारी बेहतर है। अब मेरे भाई यहाँ पर आपको देखना है कि 61 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर 61 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है
जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मेरे भाई सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं या फिर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए सीरीज से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो समझिए मेरे भाई, जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 8, 8 के बाद में दिया गया है 13, 13 के बाद में दिया गया है 20, 20 के बाद में दिया गया है 29, 29 के बाद में दिया गया है 40 और 40 के बाद में आपसे पूछा गया है किस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 8, 8 से कितना बन रहा है 13, 8 से 13 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 8 में क्या कर दें +5 कर दें तो 8 और 5 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से कितना बन रहा है 20, 13 से 20 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 13 में क्या कर दें +7 कर दें तो 13 और 7 मिलकर बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 से कितना बन रहा है 29, 20 से 29 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 20 में क्या कर दें +9 कर दें तो 20 और 9 मिलकर बन जाएगा 29। फिर देखिए 29 से कितना बन रहा है 40, 29 से 40 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 29 के अंदर क्या कर दें +11 कर दें तो 29 और 11 मिलकर बन जाएगा 40। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 40 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ +5, उसके बाद में क्या हुआ +7, उसके बाद में क्या हुआ +9, उसके बाद में क्या हुआ +11। यानी कि सभी में प्लस हो रहा है तो इतना हमें भी पता है आगे भी क्या होगा प्लस होगा। कितना प्लस होगा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 5 से कितना हुआ 7, 5 से 7 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखो 5 के अंदर +2 कर देंगे तो 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना बन रहा है 9, 7 से 9 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 7 में भी क्या कर दें +2 कर दें तो बन जाएगा 7 और 2 9। फिर देखिए 9 से कितना बन रहा है 11, 9 से 11 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए 9 में क्या कर दें +2 कर दें तो 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11। फिर ध्यान से देखिए हमें क्या करना है 11 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो 11 से अगली संख्या ज्ञात हो जाएगी कैसे, सभी के अंदर +2 हुआ है तो 11 से अगली संख्या निकालने के लिए भी हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 11 और 2 मिलकर बन जाएगा 13, यानी कि 11 के बाद में यहाँ पर संख्या प्लस होगी 13। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 40 के अंदर क्या कर दें इस 13 को जोड़ दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 40 के अंदर क्या करना है +13 करना है तो 40 और 13 मिलकर बन जाएगा 53, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 53। अब हमें देखना है कि संख्या 53 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर, संख्या 53 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर रीजनिंग के हर एक टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से
दर्शाता है। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जल, मछली और ऑक्टोपस इन तीनों शब्दों के लिए सर्वोत्तम वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखना है और उन शब्दों के बीच में आपको रिलेशन देखना है। जैसे मेरे भाई यहाँ पर देखिए आपके सामने तीन शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है जल, दूसरा शब्द है मछली और तीसरा शब्द है ऑक्टोपस। इन तीनों शब्दों से हमें बनाना है वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में देखेंगे रिलेशन है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे जल और मछली के बीच में। तो क्या जल और मछली के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, जल और मछली के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो मछली है ये किसके अंदर रहती है, जल के अंदर रहती है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, मछली और ऑक्टोपस के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या मछली और ऑक्टोपस के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, मछली और ऑक्टोपस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि मछली एक अलग जीव है और ऑक्टोपस एक अलग जीव है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जल और ऑक्टोपस के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या जल और ऑक्टोपस के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, जल और ऑक्टोपस के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो ऑक्टोपस है ये भी किस में रहता है, जल में रहता है। अब इतना आपको पता चल गया। वेन डायग्राम तैयार करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए। एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे पास यहाँ पर देखिए इन तीनों शब्दों में कॉमन शब्द क्या है, जल। तो यहाँ पर हम पहला आरेख बना देंगे किसके लिए, जल के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मछली। मछली कहां पर रहती है, जल के अंदर रहती है। तो मेरे भाई दूसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए, मछली के अंदर। किसके अंदर बनेगा, जल के अंदर है। उसके बाद में क्या है, ऑक्टोपस है। तो ऑक्टोपस का संबंध जल और मछली के साथ में है। तो सर ऑक्टोपस का रिलेशन मछली के साथ में तो नहीं है लेकिन जल के साथ में है। क्या रिलेशन है, तो ऑक्टोपस भी किस में रहता है, जल में रहता है। तो मेरे भाई ऑक्टोपस का आरेख भी बनेगा किसके अंदर, जल के अंदर, ठीक है। और मछली और ऑक्टोपस दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यानी कि जल, मछली और ऑक्टोपस इन तीनों शब्दों के लिए सर्वोत्तम वेन डायग्राम बनेगा इस टाइप का। अब हमें देखना है कि इस टाइप का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर इस टाइप का वेन डायग्राम में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे पास इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 268, 268 के बाद में दिया गया है 259, 259 के बाद में दिया गया है 250, 250 के बाद में दिया गया है 241, 241 के बाद में दिया गया है 232 और 232 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 268 से दिया गया है 259। तो मेरे भाई 268 से यहाँ पर 259 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 268 में से क्या कर दें, -9 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 259। फिर देखिए 259 के बाद में दिया गया है 250, तो 259 से 250 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 259 में से क्या कर दें, -9 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 250। फिर देखिए 250 से कितना दिया गया है 241, तो 250 से 241 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 250 में से क्या कर दें, -9 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा
241 से। फिर देखिए 241 के बाद में दिया गया है 232 से, तो 241 से यहाँ पर 232 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, यदि हम 241 में से क्या कर दें, -9 कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 232 से। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 232 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ, -9, उसके बाद में भी क्या हुआ, -9, फिर उसके बाद में क्या हुआ, -9, उसके बाद में भी क्या हुआ, -9, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, -9 हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आगे भी कर देंगे -9, यानी कि 232 में से यदि हम -9 कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 232 में से हम क्या कर देंगे, -9 कर देंगे। तो मेरे भाई 232 में से -9 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 223, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 223। अब हमें देखना है कि संख्या 223 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो हाँ सर संख्या 223 हमें दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व भी कर लेंगे। और मेरे पास ये प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 को जो 27 नवंबर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।